हेलो हाय नमस्ते, केम छो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम यानी नीट वाला हिंदी मीडियम पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और मिशन 100 की पहली क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। जय माता दी, जय माता दी। माता जी की याद आ गई अभी से। जय माता जी, हैप्पी बर्थडे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया हो, एकदम शानदार हो, मस्त हो, धुआंधार हो। यस, तो मैं आप सभी के सामने हमारे मिशन 100 की केमिस्ट्री की पहली क्लास लेकर आया हूं। और इस पहली क्लास के अंदर बेटा मैं आप लोगों के पास यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर 1 लेकर आया हूं, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, जिसे आप लोग बेटा मोल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हो, है ना। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा है जिसे आप किसके नाम से जानते हो बेटा, मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हो। और अगर मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं कि भाई हमारे केमिस्ट्री में क्या क्या पोर्शन रहने वाला है, क्या क्या पोर्शन नहीं रहने वाला है, ये भी चीजें हैं। अच्छा, उससे पहले क्या कुछ नया करने वाले हो सर आप इस बार? कुछ ऐसा है भाई साहब कि कुछ 3D यूज करेंगे, ऐसा कुछ 3D यूज करेंगे, ऐसा ऐसा आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर चलती हुई फील देंगी इस बार मिशन 100 के अंदर, कुछ ऐसा फील देंगे। तो कोशिश करेंगे भाई 3D जैसा कुछ आप लोगों को फील हो, यहां पर 3D जैसा फील हो। तो इस बार ये सब चीजें हम लोग करने वाले हैं इस बैच के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में खास रूप से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि भाई साहब नीट में आप लोगों को क्या क्या पोर्शन यहां पर रहेगा, किन किन तरीकों से हम लोग यहां पर चीजों को पढ़ने वाले हैं, यह हम लोगों के पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है इस बार फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना। देखो नॉर्मली क्या चीज होती थी कि भाई हम लोग नॉर्मली यहां पर चीजों को डिराइव करा देते थे, उसके बाद चीजों को सवाल करवा देते थे, है ना। अब यहां पर चीजें ये होंगी बेटा आप लोगों के पास कि मैं आप लोगों को इस मिशन 100 के अंदर 3D की हेल्प से चीजों को क्लियर करवाऊंगा। तो याद रखना, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, जरा सभी लोग इधर देखो, हां चैटिंग में जो लगे पड़े हैं अब हो जाओ भाई। मात्र 100 दिन आप लोगों के पास यहां पर बचे हुए हैं, 100 दिन के आसपास यहां पर चीजें आप लोगों के पास बची हुई हैं। तो चैटिंग में मेरे दोस्त आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। चैटिंग में आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये चैटिंग वाला जो प्यार है इसको कॉलेज में जाकर निभा लेना, जितना भी निभाना है। हाँ, ये जो चैटिंग वाला प्यार है इसको आप कॉलेज में जाकर निभाइए, कोई टेंशन वाली बात यहां पर आप लोगों को नहीं होगी। हाँ, वैसे भी ये चैटिंग वाला जो प्यार होता है आभासी प्यार होता है, वास्तविक प्यार नहीं होता है। कायरल सेंटर इसके अंदर नहीं होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय उत्पाद नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो चैटिंग वाले प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये 100 दिन पढ़ाई पर समर्पित कर देने हैं। हाँ, चैटिंग वाले प्यार में कायरल सेंटर नहीं होता है, इसलिए आप प्रकाशिक सक्रिय उत्पाद नहीं बना पाओगे। समझ में आ गई बेटा बात, समझ में आ गई इतनी बात। हाँ देखो, जिन लोगों को बात समझ में आ गई है उन लोगों ने हाँ बोल दिया है। तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पोर्शन यहां पर रहेंगे, जल्दी से यहां पर देखने की कोशिश करो। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए, केमिस्ट्री की अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों के पास, तो बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब यहां पर हम लोगों के पास रहने वाला है। सबसे पहला जो पोर्शन हम लोगों के पास रहेगा वो क्या रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री। बस बातें कम करेंगे, काम की बातें ज्यादा करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं, है ना। और वो मैं आइडिया भी दे रहा हूं आप लोगों को, वेटेज वाइज भी आइडिया देने वाला हूं कि कौन से पोर्शन से क्या क्या चीजें यहां पर आप लोगों को मिलेगी। फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन देख लेते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त हम लोग यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन देख लेंगे। और मैं आपको वेटेज बता देता हूं, देखो मैं आप लोगों को वेटेज बता देता हूं कि कहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी और कहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं थोड़ी सी कम रहेगी। तो उसके हिसाब से आप लोगों को अपना टाइम टेबल यहां पर फिक्स करना रहेगा, ठीक है। उसके हिसाब से बेटा अपना टाइम टेबल यहां पर फिक्स कर लेना है मेरे दोस्तों। समझ में आ रही बात, बोलो यस। जो भी आप लोगों को, अब इस पर ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बोल दूं कि आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री अगर अच्छी से करनी है, यह मान के चलिएगा कि भाई साहब यहां पर आप लोगों के पास 16 से 18 क्वेश्चन यहां से तय आएंगे। यह फिक्स है कि 16 से 18 क्वेश्चन बेटा यहां पर आप लोगों के पास फिक्स रहने हैं। 16 से 18 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास फिक्स रहने हैं। यहां पर भी सिमिलर है बेटा,
यहां से भी फिक्स है आप लोगों के पास कि भाई साहब 16 से 18 क्वेश्चन यहां पर, इन दोनों का यहां थोड़ा सा पोर्शन कम रह जाता है, यहां से 12 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के पास आते हैं, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आने की उम्मीद आप लोगों के पास रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम आ जाते हैं, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा वेटेज कम रहता है क्योंकि चैप्टर्स थोड़े से कम है, थोड़ा सा पोर्शन कम है। तो अगर मैं आप लोगों को बात करूं, देखो आप लोगों को अपना टाइम टेबल अब खुद बनाना पड़ेगा, हमारे साथ साथ अपना टाइम टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा। मैं पहले बोल दूं, देखो आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा पुचकारना भी पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और मैं आप लोगों को यह चीज बताना चाहता हूं कि भाई साहब अब जो ये 100 दिन बचे हैं, इन 100 दिनों में आप लोगों को करना क्या है बेसिकली, है ना। 15 मिनट बात करूंगा सिर्फ इस पर, 15 मिनट के बाद सीधा पढ़ाने पर आ जाऊंगा, है ना। आप लोगों को 1 घंटे तक गुरु ज्ञान नहीं दूंगा यहां पर, है ना। आप लोगों का टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, 15 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को यह बता दूंगा कि किस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब क्वांटिटी पर फोकस नहीं करना है कि हम लोगों ने 4 रजिस्टर भर लिए हैं, अब आपको क्वालिटी पर फोकस करना पड़ेगा। क्वालिटी से मेरा मतलब है कि अब आप लोगों को उन चैप्टर्स पर फोकस करना पड़ेगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप उन चैप्टर्स पर ध्यान दें जिनसे ज्यादा नंबर आते हैं, और आप लोग उनको पढ़कर सेलेक्ट हो जाएं। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले मोल कंसेप्ट आना आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोल कंसेप्ट का आना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इसी पर ही टिकी हुई है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक मोल कंसेप्ट है। अगर आप लोगों को मोल कंसेप्ट ढंग से आ गया तो समझ लो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं रहेगी। सर मोल कंसेप्ट के बाद फोकस आप लोगों का रहना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आना तय रहता है, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के पास तय रहते हैं। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आप लोगों का जो फोकस रहना चाहिए वो होना चाहिए बेटा सॉल्यूशन चैप्टर। सर सॉल्यूशन से भी आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन आना यहां पर तय है। सर मोल कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। देखो मोल कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। याद रखना 1 से 2 क्वेश्चन ही यहां पर आएगा, बट ये यूज पूरे की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में होगा मेरे दोस्त, ये पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों के पास यूज होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सर सॉल्यूशन के बाद हमारा ध्यान देना चाहिए और वो रहना चाहिए बेटा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी। हां सर, सर ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और यहां से ना करते हुए भी हम लोगों के पास 2 से 3 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से हम लोगों के पास फंसी जाते हैं एग्जाम के अंदर। सर थर्मोडायनेमिक्स के अलावा हम लोगों के पास केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रासायनिक साम्य है, केमिकल इक्विलिब्रियम। सर आयनिक साम्य, ठीक है। सर यहां से हम लोगों के पास 2 से 3 क्वेश्चन, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन, यानी आप देख लो अभी तक आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन यहीं पर हो गए। ये 5-6 चैप्टर करने से आप लोगों के पास 8 से 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके अलावा सर यहां पर अगर आप रासायनिक बलगतिकी और कर लेते हैं, रासायनिक बलगतिकी से 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास पूछे जा सकते हैं। सर रासायनिक बलगतिकी के अलावा यहां से बेटा आप लोगों के पास क्या पूछा जाएगा, सर रासायनिक बलगतिकी के अलावा यहां से रेडॉक्स, रेडॉक्स से क्वेश्चन फिक्स है, या तो बैलेंसिंग का आएगा या ऑक्सीडेशन नंबर का आएगा। रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। सर रेडॉक्स रिएक्शन से ये मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास तय है। लास्ट में आप लोगों के पास अगर आप देखते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सर यहां से 1 से 2 क्वेश्चन। अब लेटेस्ट में क्या हुआ है, नीट के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं।
लेटेस्ट में क्या हुआ है, नीट के सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। देखो इधर लेटेस्ट में क्या हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं मैं आपको बता देता हूं। नीट के लेटेस्ट सिलेबस में नीट के लेटेस्ट सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंज हुए हैं, आप लोगों के पास गैसीय नियम ऐड हुए हैं। एक तो गैसीय नियम, गैसीय नियम का मतलब क्या हो गया, जहां पर आप बॉयल का नियम पढ़ते हो, चार्ल्स का नियम पढ़ते हो, आवागाद्रो का नियम पढ़ते हो, गैलुसेक का नियम पढ़ते हो, ठीक है, ये नियम यहां पर आप लोगों के पास ऐड हुए हैं। और इसके अलावा कोलाइडी विलियन को बनाने की विधि, कोलाइडी विलियन को बनाने की विधि, ये दो चीजें अब फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों के पास ऐड हो गई हैं। एक तो गैसीय नियम ऐड हो गए हैं और एक कोलाइडी विलियन को बनाने की विधि, ये दोनों चीजें बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में ऐड हो गई हैं। अब सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई जीओसी आना आप लोगों के लिए अति अनावश्यक है, अति अनावश्यक नहीं आवश्यक है। जीओसी, जीओसी आपका आना बिल्कुल आवश्यक ही आवश्यक है बेटा। अगर आपको जीओसी आ गई तो ये मान के चलो 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों की आ जाएगी, क्योंकि अकेले जीओसी वाले पोर्शन से 5 से 7 क्वेश्चन यहां पर आएगा। अकेले अकेले जीओसी वाले पोर्शन से मेरे दोस्त 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के पास आएंगे अकेले, डायरेक्ट फॉर्म में आए चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में आए, है ना। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और रिएक्शन के साथ मिक्स होकर इनडायरेक्ट फॉर्म में भी आ सकता है। रिएक्शन के साथ मिक्स होकर इनडायरेक्ट होकर आता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यह चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीओसी को आना तो अति आवश्यक है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ही जान है और वो है जीओसी। 5 से 7 क्वेश्चन यहीं से आप लोगों के पास फंसेंगे। सर जीओसी के बाद अगर आप बात कर लेते हो भाई कौन से चैप्टर पर ध्यान दे, आप हाइड्रोकार्बन पर ध्यान देगो। हाइड्रोकार्बन के बाद आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बिल्कुल मैंने आप लोगों को एक टाइम टेबल बना दिया है। अब इन चैप्टर्स को आप कितनी बार रिवाइज करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद आएगा आप लोगों के पास हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन्स। इसके बाद आप लोग लिख सकते हो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। उसके बाद आपकी मर्जी हो आप देख लो एमाइंस वाला, और उसके बाद पॉलीमर। और यहां से हमेशा याद रखना, यहां से हमेशा मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, मिक्स रिएक्शन वाले क्वेश्चन। आप ये मत सोचना कि 12th बोर्ड के जैसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई एल्कोहल है तो केवल एल्कोहल वाला क्वेश्चन होगा, एमाइंस है तो एमाइंस वाला क्वेश्चन होगा, हेलो एल्केन है तो हेलो वाला। नहीं, आप लोगों से मिक्स क्वेश्चन आएंगे। मतलब हेलो एल्केन से एल्कोहल बना रहा होगा, फिर एल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहा होगा, फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन करने के बाद हाइड्रोकार्बन बना रहा होगा। मतलब ऐसे आपको मिक्स क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। और याद रखना ये मिक्स क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन आती होगी। ये मिक्स क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन आती होगी। बिना सीक्वेंशियल रिएक्शन के मिक्स क्वेश्चन करने की हैबिट आपकी नहीं होगी। तो ये मान के चलना, एक तो जीओसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद सीक्वेंशियल रिएक्शन आपकी। ये मैं दे रहा हूं आपको वेटेज वाले, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीजें छोड़नी है, छोड़नी नहीं है भाई, पढ़नी तो सारी ही चीजें हैं, लेकिन मैं आपको ये थोड़े से हाई वेटेज चैप्टर बता रहा हूं जिन पर आपको ध्यान देना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, चैप्टर सारे पढ़ने हैं। याद रखना, चैप्टर सारे पढ़ने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है।
चैप्टर सारे के सारे पढ़ने हैं दोस्त, लेकिन यह है कि इन चैप्टर्स पर हमें बाकी की तुलना में ज्यादा ध्यान देना है। ये जो मैंने यहां पर लिखे हुए ना, ये एकदम प्रायोरिटी वाइज ही लिखे हुए हैं कि पहले आपको मोल ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इलेक्ट्रो आपको आना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन, फिर थर्मो। मतलब आप ये बना लो, घर पे बैठ के एक फ्लो चार्ट बना लो, एक टाइम टेबल बना लो कि कम से कम 100 दिन के अंदर 3 से 4 बार इनका रिवीजन आप लोगों को कर लेना है ढंग से। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों के पास जो पॉइंट है वो कौन कौन से हैं? सर आप लोगों को जो यहां पर ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। सर पीरियोडिक टेबल के बाद कोऑर्डिनेशन के बाद यहां पर आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक के बाद फिर पी ब्लॉक, और फिर अदर जो भी मटेरियल है आप लोगों के पास। मतलब इनसे आपका काम चल जाएगा। मतलब गिनती के 5 से 6 चैप्टर हैं जिनसे आप लोगों का काम चल जाएगा। तो ये तो हो गई ज्ञान की बात कि चैप्टर सारे पढ़ने हैं, लेकिन आप लोगों को मेजर फोकस इन चीजों पर ही रखना पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर है? बस इतना सा ही गुरु ज्ञान आप लोगों को देना था, इतना सा ही गुरु ज्ञान देना था। अब हम पढ़ेंगे किसकी तरह? देखो, अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह डाउट आता है कि सर अभी इस 100 दिनों के अंदर हम तैयारी कैसे कर सकते हैं, है ना, इन 100 दिनों में। क्योंकि भाई जब हम ईयर लॉन्ग बैचेस के अंदर पढ़ाते हैं, साल भर वाले बैचेस जैसे हम यकीन के अंदर पढ़ाते हैं, लक्ष्य के अंदर पढ़ाते हैं, अर्जुना के अंदर पढ़ाते हैं, तो हम लोगों के पास पूरा का पूरा साल भर होता है। एकदम ऑनेस्टली बात करेंगे, है ना, हम लोगों के पास पूरा साल भर होता है, तो हम वहां पर एक एक चीजों को बारीकी से पढ़ाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देते हैं। तो क्या यहां टाइम नहीं दोगे क्या? ऑनेस्टली अगर बात करूं, चीजें आपको सारी ही पढ़ाई जाएंगी, कंसेप्ट आपको सारे ही पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपको भी ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भैया हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है 100 दिन। इस 100 दिन के अंदर आपको फिजिकल भी पढ़नी है, ऑर्गेनिक भी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, और साथ ही साथ टेस्ट की प्रैक्टिस भी देनी है, साथ ही साथ टेस्ट की प्रैक्टिस भी देनी है। और याद रखना, बिना टेस्ट प्रैक्टिस के काम नहीं चलने वाला है, बिना टेस्ट प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। तो सर अब इन 100 दिनों में हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है? ये 100 दिनों के अंदर हम कैसे से कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले तो जो भी आप लोगों को क्लास में, जो भी आप लोगों के रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, फिजिक्स के टीचर फिजिक्स के क्वेश्चन कराएंगे, बायो के, केमिस्ट्री के, जो भी आप लोगों के रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे, वहां पर क्लास नोट्स के क्वेश्चन पर सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आपके क्लास के टीचर हैं वो क्लास के अंदर मोस्ट प्रोबेबल सारी वैरायटी कवर करा देते हैं। सर क्लास नोट्स के बाद अब डीपीपी तो आपको मिलती ही है, वो तो टॉपिक वाइज रहती है, तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को तो कर लेते हो, लेकिन हमें मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये याद रखना। क्योंकि एग्जाम में वहां पर आपको देकर नहीं भेजेगा कि भैया ये मोल कंसेप्ट का है, वह ये क्वेश्चन आप लोगों के पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, ये रेडॉक्स का है, ये थर्मोडायनेमिक्स का है, ये जीओसी का है। आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन को पहचानना पड़ता है, फिर क्वेश्चन को पहचानने के बाद आपको यह समझना पड़ता है कि इस पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, फिर कंसेप्ट के बाद आपको पता लगता है कि भैया इसमें यह फॉर्मूला लगेगा, फिर कैलकुलेशन, फिर आंसर। मतलब ये 4-5 चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो हमेशा यह कोशिश करना कि आप मिक्स क्वेश्चन करने की हैबिट रखें, और मिक्स क्वेश्चन करने की हैबिट के लिए सबसे बढ़िया आप लोगों के पास होती है भाई साहब टेस्ट पेपर्स। जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल टेस्ट पेपर हो, पीडब्ल्यू बहुत सारी टेस्ट सीरीज चलाता है, जैसे एआईटीएस चलाता है, क्लास के टेस्ट चलाता है, मॉक टेस्ट चलाता है। आप या तो पीडब्ल्यू के टेस्ट ले लीजिए, सबसे बेहतरीन। और अगर पीडब्ल्यू के टेस्ट आप लोगों को मतलब किसी कारण से आप नहीं ले पा रहे हो, तो जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो आप वो टेस्ट पेपर वहां पर सॉल्व कीजिए। सर टेस्ट पेपर के बाद अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए पीवाईक्यू कर लीजिए। और ये मत सोचा करो कि पीवाईक्यू 10 या 13 साल के करने हैं, 25 साल के करने, नहीं भाई, पीवाईक्यू जितने अवेलेबल हो उतने कीजिए।
15, 20, 25, 30, 35, 40 जितने साल के आप लोगों के पास अवेलेबल हो, सारे पीवाईक्यू करने हैं। जब से शुरू हुई है तब से ऑल, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि केवल इतने ही पीवाईक्यू करने हैं, सारे के सारे करने हैं। सर इसके अलावा अगर और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप जेईई मेंस के पीवाईक्यू भी कर सकते हैं। बस इतना कर लो, बहुत है। कोई अलग से बुक करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से बुक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सारी बुक का जो मिक्सचर होता है वो क्लास के अंदर ही करा देते हैं। तो बस ये दो चीजें आपको करनी है 100 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, ये चीज आप फिजिक्स के अंदर भी देख सकते हो। आप लोगों के पास क्या होगा, गूगल से निकाल ही लोगे आप, वेटेज निकाल लेना, एक वेटेज चार्ट निकल जाता है नीट में कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको देख लो कि आपको सिलेक्शन के लिए 600 नंबर चाहिए, 620 चाहिए, 500 चाहिए, अपने अनुसार आप देख लीजिए। लास्ट ईयर की कट ऑफ, उसके 3-4 सालों की कट ऑफ निकाल कर देख लीजिए और उसके हिसाब से बना लीजिए कि आपका टारगेट क्या है। 650 है, 700 है, 600 है, 550 है, जो भी आप अपने अनुसार, जो भी आपका टारगेट है कि भाई हमारा इस नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी जानकारी आप लोगों को मुझसे बेहतर है। तो वो आप टारगेट बना लीजिए और एक चार्ट बना लीजिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पर लग जाइए। और करना कुछ नहीं है, क्लास नोट्स प्लस मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। शुरुआत में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, शुरुआत में आप लोगों से दर्द होगा, दिल और दिमाग पर आप लोगों को दिक्कत लगेगी, डाउट होगा अपने आप पर कि हमने बैच क्यों लिया है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने अगर ढंग से क्लास के नोट्स को पढ़ लिया, क्लास को प्रॉपर किया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, कर लोगे? चलो, तो कर लोगे तो भाई साहब हम मोल केमिस्ट्री को यहां पर, ठीक है ना, मोल केमिस्ट्री को शुरू करते हैं, मोल कंसेप्ट को शुरू करते हैं। देखो, मोल कंसेप्ट को यहां पर हम शुरू करते हैं। और अगर हम मोल कंसेप्ट को शुरू कर रहे हैं तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। चैप्टर की शुरुआत करता हूं बेटा, है ना। ज्यादा टाइम आप लोगों का इसमें ना बिका कर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको पढ़ना किस तरीके से है, ठीक है ना। अब यहां पर चैप्टर की शुरुआत करते हैं और क्या रहेगा जरा देखो, एक मिनट। देखो क्या होगा सर, ये जो हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है बेटा आप लोगों के पास द्रव्य यानी मैटर, द्रव नहीं बोला है मैंने, बोला है बेटा द्रव्य, है ना। द्रव अलग होता है, द्रव्य अलग होता है। द्रव तो होता है लिक्विड स्टेट और द्रव्य होता है मैटर यानी पदार्थ, जिसको आप छू कर महसूस कर सकते हो, जिसको आप देखकर महसूस कर सकते हो। देखकर महसूस क्या कर सकते हो, तो दिख ही रहा है। जिसको आप खुशबू सूंघकर महसूस कर सकते हो, है ना। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कि पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है ना बेटा, ये दो चीजों से मिलकर आप लोगों के पास यहां पर बना हुआ है। देखो भाई, पूरा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है। पूरा यूनिवर्स आप लोगों के पास दो चीजों से मिलकर बना है। क्या है बेटा, कौन कौन सी दो चीजें हैं जरा देखो, कौन कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिनसे पूरा का पूरा यूनिवर्स मिलकर बना है। सर एक तो है आप लोगों के पास यहां पर द्रव्य यानी मैटर, फटाफट से देखो। सर दूसरी चीज है बेटा यहां पर आप लोगों के पास ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा यानी एनर्जी। एक तो है बेटा आप लोगों के पास द्रव्य यानी मैटर और एक है बेटा आप लोगों के पास एनर्जी।
यानी ऊर्जा। सर द्रव्य के बारे में अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं कि द्रव्य क्या चीजें होने वाली हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे पदार्थ जिनका मापन किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ जिनका मापन किया जा सकता है, ऐसे पदार्थ जिनका मापन किया जा सकता है, जिन्हें महसूस किया जा सकता है। द्रव्य या मैटर आप लोगों के पास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? द्रव्य यानी मैटर कहलाते हैं। इतनी चीज ठीक है भाई? हाँ भाई। अब ये जो द्रव्य हैं बेटा, जरा समझने की कोशिश करो। ये जो द्रव्य हैं, अब इनको आप दो प्रकार से यहां पर बांट सकते हो। इनको बेटा दो प्रकार से यहां पर आप बांट सकते हो। एक है बेटा यहां पर आप लोगों के पास भौतिक संगठन के आधार पर, यानी बाहरी रूप से आप किसी भी पदार्थ को किस रूप में देख रहे हो उसके आधार पर, और एक है रासायनिक संगठन के आधार पर कि जो भी पदार्थ को आप देख रहे हो उसके अंदर का रासायनिक संगठन कैसा है ना, कि भाई वो शुद्ध है या वो मिश्रित है ना, या वो आप लोगों के पास विषम परमाणविक है, सम परमाणविक है, कैसा है। तो वो सारी चीजें क्या होंगी बेटा आप लोगों के पास रासायनिक संगठन के आधार पर। तो अगर मैं द्रव्य की बात करता हूं तो यहां से पॉइंट आप लोगों के पास क्या रहेगा, जरा देखने की कोशिश करो। सर अगर मैं यहां पर द्रव्य की बात करता हूं तो पॉइंट यहां पर रहेगा पहला भौतिक संगठन के आधार पर। भौतिक संगठन के आधार पर देखते हुए चलिएगा, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। भौतिक संगठन के आधार पर, और एक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों के पास रासायनिक संगठन के आधार पर। देखते हुए चलिए, बस खत्म कराते हैं इसको, बेसिक चीजों को सारी को। देखिएगा सर, अगर मैं भौतिक संगठन के आधार पर बात करता हूं तो सर भौतिक संगठन के आधार पर क्या क्या चीजें आप लोगों के पास रहेंगी भाई। भौतिक संगठन कहते हैं भाई, भौतिक संगठन का मतलब है बाहरी दिखावा। जैसे मान लो कि मैं हूं एक पदार्थ हूं, आप देख पा रहे हो मेरा कुछ ना कुछ वेट होगा, तो भाई साहब मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूं भाई, इंसान जैसा दिख रहा हूं ना। अब वहीं पर एक डॉगी भी है, वो भी तो पदार्थ ही एक तरीके का। हां, बाहरी रूप में मेरी संरचना और उसकी संरचना में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं है? या कोई जंतु है, दूसरा जानवर है, उसकी बाहर की संरचना और मेरी बाहर की संरचना में अंतर है, यानी हम भौतिक संगठन के आधार पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भौतिक संगठन के आधार पर आप लोगों के पास क्या क्या चीजें यहां पर हो सकती हैं, जरा देखने की कोशिश करो। सर भौतिक संगठन के आधार पर आप लोगों के पास एक तो हो सकता है यहां पर ठोस अवस्था, ठीक है सर। एक आप लोगों के पास यहां पर हो सकती है ठोस अवस्था के बाद एक यहां पर आप लोगों के पास हो सकता है, और वो है द्रव अवस्था। सर द्रव अवस्था के बाद एक होती है बेटा आप लोगों के पास गैस अवस्था। गैस अवस्था के बाद एक होती है बेटा आप लोगों के पास प्लाज्मा अवस्था या बॉस आइंस्टीन अवस्था। यह आप लोगों के पास रहता है। अब ये क्या क्या चीजें होंगी मैं अभी आप लोगों को एक 3D डायग्राम की हेल्प से सारी चीजें बता दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सर रासायनिक संगठन के आधार पर क्या रहेगा आप लोगों के पास, जरा समझने की कोशिश करो। सर रासायनिक संगठन के आधार पर अगर मैं बोलूंगा तो यहां पर आप लिख सकते हो, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है
सर रासायनिक संगठन के आधार पर है कि कोई भी पदार्थ जो भी बना हुआ है उसमें आप लोगों के पास शुद्ध पदार्थ भी होने चाहिए। अरे बोलो, शुद्ध पदार्थ होगा तो ही तो चीजें आप लोगों के पास क्लियर होंगी। तो एक तो होगा शुद्ध पदार्थ और एक होगा बेटा आप लोगों के पास मिश्रण। तो रासायनिक संगठन के आधार पर दो प्रकार के यहां पर रहेंगे, एक होगा शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, एक आप लोगों के पास रहेगा यहां पर मिश्रण यानी मिक्सचर। बस खत्म होने वाली है सारी की सारी चीजें। बस देखो देखो जल्दी से देखो। सर अगर मैं शुद्ध पदार्थ की यहां पर बात कर रहा हूं तो शुद्ध पदार्थ का मतलब यहां पर क्या होगा कि भाई ऐसे पदार्थ जिसमें उपस्थित सभी अवयवों का भारा अनुपात, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई वेट का जो अनुपात होगा, भार का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। एक निश्चित अनुपात में वहां पर आप लोगों के पास अवयव जुड़ रहे होंगे और उन अवयव के जुड़ने से शुद्ध पदार्थ का यहां पर निर्माण हो जाएगा। तो यहां पर कैसे लिखोगे, ऐसे पदार्थ जिनमें ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवों का भारानुपात निश्चित होता है, ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवों का भारानुपात निश्चित होता है वो आप लोगों के पास शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और यहां पर आप लिख सकते हो ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवों का भारा अनुपात निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। बोलो यस। सर शुद्ध पदार्थ यहां पर आप लोगों के पास दो प्रकार के रहेंगे, एक तो हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास तत्व और एक आप लोगों के पास हो जाएगा यौगिक। ठीक है, एक हो जाएगा तत्व और एक यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा, यौगिक यहां पर हो जाएगा। देखो तत्व यानी एलिमेंट और एक यहां पर आप लोगों के पास रहेगा यौगिक यानी कंपाउंड। ठीक है भाई, तत्व का मतलब क्या रहेगा कि जिसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होंगे वो आप लोगों के पास तत्व होगा। यौगिक के अंदर क्या होगा, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे। तो अगर आप लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो जिसमें एक ही परमाणु जिसमें एक ही परमाणु उपस्थित होता है वो आप लोगों के पास यहां पर तत्व कहलाता है। और यौगिक के बारे में आप क्या लिख सकते हो, जिसमें दो या दो या अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड कहलाते हैं। क्या इतनी चीज ठीक है? सर अगर आप मिश्रण की बात कर रहे हो, अगर आप मिश्रण की बात कर रहे हो तो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या आएगा जरा देखो। सर मिश्रण तो दो ही टाइप के यहां पर आप लोगों के पास होते हैं, एक होता है सममांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक तो होगा सममांगी मिश्रण, एक यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा बेटा, विषमांगी मिश्रण। बोलो इतनी चीज ठीक है? सममांगी मिश्रण का मतलब है कि जो भी अवयव वहां पर मिक्सचर के अंदर आप लोगों के पास उपस्थित होंगे उनका संगठन एक ही समान रहेगा। मतलब गैस है तो सारे गैस ही होंगे, ठीक है, लिक्विड है तो सारे लिक्विड होंगे, सॉलिड है तो सारे सॉलिड होंगे। जबकि विषमांगी मिश्रण में आप लोगों के पास क्या होगा कि जो अवयव है
उनका संगठन वहां पर भिन्न भिन्न होगा। यानी अगर गैस है तो गैस के साथ लिक्विड भी आ सकता है, सॉलिड भी आ सकता है। तो इस तरीके से यहां पर एक नॉर्मल सी चीज होती है। अब इसको एक बार आप देख लो 3D के अंदर, इसको एक बार 3D के अंदर आप देखने की कोशिश करो क्या पॉइंट है। देखो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी भौतिक गुणों के आधार पर। देखो ये रहा आप लोगों के पास, सर भौतिक गुणों के आधार पर देखोगे तो 3 प्रकार के यहां पर आप लोगों के पास है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, देखो भौतिक गुणों के आधार पर 3 प्रकार का रहेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये बहुत सामान्य से नॉर्मल सी चीजें हैं। देखो अगर आप सॉलिड को देख रहे हो तो यहां पर देखो जो अवयवी कण है बहुत पास पास स्थित है। देखो जो अवयवी कण है आप लोगों को बहुत पास पास दिखाई दे रहे होंगे। अवयवी कण चूंकि बहुत पास पास स्थित है, तो पास पास स्थित होने की वजह से इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा होगा, जो अंतराण्विक आकर्षण बल लग रहा होगा, वो अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है बेटा आप लोगों के पास बहुत ज्यादा है। जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लग रहा होगा, जो अंतराण्विक आकर्षण बल लग रहा होगा, वो क्या है बेटा आप लोगों के पास बहुत ज्यादा है। इसलिए लिक्विड में क्या है, जरा देखो लिक्विड में यहां पर क्या है। सर लिक्विड को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ठोस में जो कण आप लोगों को दिख रहे हैं, ये जो डार्क ब्लू कलर के आप लोगों को दिख रहे हैं, इन कणों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब अंतराण्विक आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाएगा तो देखो यहां पर अणुओं के बीच में डिस्टेंस आ गई है, मतलब जो लगने वाला बल है वो ठोस की तुलना में कम है। देखो अब भाई गैस में अवयवी कणों के मध्य लगने वाला जो अंतराण्विक आकर्षण बल है ये बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। देखो बहुत ज्यादा ही कम हो गया है। और जब लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा कम लग गया है तो भाई साहब यहां पर प्रत्येक की परमाणु एक दूसरे से अलग अलग गति कर रहा है। देखो यहां पर लिखा हुआ देखो निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है। यहां पर आयतन आप लोगों के पास निश्चित है लेकिन कोई आकार निश्चित नहीं है। जैसे आप जल हो, जल को आप जिस भी पात्र में या जिस भी बर्तन में डालोगे जल उसी का ही आकार वहां पर ग्रहण कर लेगा। गैस का कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है, गैस का कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है। गैस का आयतन वही हो जाता है जिस पात्र में वो चली जाती है। जैसे कमरे के अंदर गैस है तो गैस का आयतन कमरे के आयतन है ना। हालांकि जो आप लोगों के पास गैसीय आयतन होता है उसको आप नगण्य मान सकते हो पात्र की तुलना में। बोलो भाई इतनी चीज हो गई। इसके अलावा देखो ठोस और द्रव और गैस के गुणधर्म, ये टेबल है, ये पूरी की पूरी टेबल आप लोगों के पास है। देखो आयतन आप लोगों के पास ठोस का निश्चित, तरल का निश्चित और उसका अनिश्चित कालीन, मतलब कोई निश्चित ही नहीं है। आकार निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस के अंदर बहुत ज्यादा होता है। तरल, तरल का मतलब होता है द्रव, मध्यम होता है। गैस के अंदर बेटा आप लोगों के पास अंतराण्विक आकर्षण बल नगण्य होता है। अच्छा अंतर आणविक स्थान, यानी जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो गैप कैसा है, तो अंतर आणविक स्थान जो है वो ठोस के अंदर बहुत ज्यादा होता है, तरल के अंदर थोड़ा सा गैप आप लोगों को ज्यादा दिखता है, और भाई साहब गैस के अंदर जो गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा गैप होता है। देखो आपको दिख भी रहा था डायग्राम में, अभी देखा था ना आपने, ये देखो गैप, यहां पर गैप बहुत कम है, अणुओं के मध्य गैप बहुत कम है, यहां अणुओं के मध्य गैप थोड़ा सा बढ़ रहा है, जबकि यहां पर अणुओं के मध्य गैप बहुत ज्यादा है। समझ में आया? हाँ जी। दबाव, दबाव यानी प्रेशर, क्या ठोस पर दाब का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? दबाव यानी क्या होता है बेटा आप लोगों के पास प्रेशर, क्या ठोस पर दाब का कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अवयवी कण ऑलरेडी बहुत पास पास है, अवयवी कण बेटा ऑलरेडी आप लोगों के पास बहुत पास पास है, तो दाब का ठोस अवस्था पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठोस अवस्था पर दाब का कोई भी इफेक्ट आप लोगों के पास नहीं पड़ता है, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हां द्रव अवस्था पर भी यहां पर दबाव का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हां गैस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे आप लोगों ने कोको कोला थम्स अप पिया होगा, है ना, जब खाना पीना, जब आप जाते हो दोस्त और दोस्ताइन के साथ, अभी फरवरी आने वाला है, मजाक में एक बात बोलूं, अभी फरवरी आने वाला है ना,
ठीक है, बहुत सारे। हाँ, नवयुगल, नवयुगल क्या होता है? नए नए नवयुगल कपल, है ना, बाजार जाएंगे, चाउमीन बर्गर खाएंगे, है ना, साथ जीने मरने की कस्में खाएंगे। ये बहुत सारे नवयुगल बाजार में जाएंगे, चाउमीन बर्गर खाएंगे, एक साथ जीने मरने की कसम खाएंगे कि हम तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आएंगे, हम तुम्हारे लिए एक नया ग्रह बसा देंगे, तुम कहोगी तो आसमान चीर देंगे, तुम कहोगी तो धरती फाड़ देंगे। ऐसे ऐसे वादे किए जाएंगे, किए जाएंगे, किए जाएंगे, हाँ किए जाएंगे। हाँ, ऐसे बहुत सारे वादे किए जाएंगे, लेकिन उन वादों का कोई मूल्य नहीं है, उन वादों का कोई मूल्य नहीं है बेटा, वो वादे ऐसे ही किए जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बेटा मिशन 100 के साथ साथ हमारा एक और मिशन है, हम अखंड रूप से सिंगल बने रहेंगे, अखंड रूप से फ्री इलेक्ट्रॉन बने रहेंगे जब तक हमारा नीट में सिलेक्शन ना हो जाए। अखंड रूप से, प्रचंड रूप से हम फ्री इलेक्ट्रॉन की भांति अपने आप को नॉन एरोमेटिक बनाकर रखेंगे। हाँ, एरोमेटिक बनने नहीं देंगे कि कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन घूम के चला जाए। हमारी साइक्लिक संरचना के अंदर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन घूम के चले जाए, हम घूमने नहीं देंगे, है ना, जब तक नीट में सिलेक्शन ना हो जाए। हाँ, जिस दिन नीट में सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन बिल्कुल पाई इलेक्ट्रॉन को कहीं भी डीलोकलाइज करवा लेना, तुम्हारी मर्जी हो जहां डीलोकलाइज करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, तो ये पॉइंट है। हाँ जी, गर्म करने पर विस्तार, है ना, विस्तार का मतलब होता है एक्सपांशन। क्या अपने आयतन का विस्तार कर सकते हैं, है ना, गर्म करने पर क्या ये अपने आयतन का विस्तार यहां पर कर सकते हैं, ये चीजें हम लोगों को देखनी पड़ेगी। क्या यौगिकों को गर्म करने पर आयतन का विस्तार हो सकता है, ये हम लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि भाई ठोस को अगर आप गर्म करोगे तो इनके आयतन में थोड़ा बहुत कम परिवर्तन आता है। द्रव के आयतन में भी बहुत कम परिवर्तन आता है, लेकिन गैस के आयतन में आप लोगों के पास परिवर्तन ज्यादा आता है। जैसे आप गैस को गर्म करते हो, तो जो गैस को गर्म करते हो तो गैस को गर्म करने पर गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस को गर्म करने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो कभी इधर टकराते हैं, कभी उधर टकराते हैं। गैस के अणु कभी इधर टकराते हैं, कभी उधर टकराते हैं, और टकराते हैं तो भाई साहब वहां पर दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। रिजिडनेस, कठोरता, अत्यधिक कठोर, कठोर नहीं। द्रवता, यानी क्या ये बह सकते हैं क्या? हाँ, ठोस को कहां बहेंगे? अरे आपको कहीं पर धक्का दे दिया जाए तो बहोगे क्या? नहीं, गिरोगे आप। मान लो, हाँ, धक्के खाने के काम तो कर ही रहे हो। मान लो कि आप बाजार में गए, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन युग्मित होना चाह रहे हैं, मतलब आप किसी के दोस्त या दोस्ताइन बनना चाह रहे हो, और भैया जिसको आप दोस्त या दोस्ताइन बनाना चाह रहे हो उसने आपको धक्का दे दिया। कैसे? ऐसे, कैसे? ऐसे धक्का दे दिया। तो धक्का देने के बाद भाई आप बहोगे क्या? वहां पर बहोगे क्या? पानी की तरह थोड़ी ना बहोगे, गिर जाओगे। हाँ, द्रव होता तो बह जाता, गैस होती है तो बह जाती है। तो ये आप लोगों के पास ठोस, द्रव, इनके गुण हो गए। बोलो भाई, इतनी चीज क्लियर हो गई? इतनी चीज क्लियर हो गई भाई? यस, यस। अब देखो भाई, ये मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी चीजें यहां लिखी हुई भी होगी, देख लो आप। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ये चीजें लिखी हुई है, देख लो आप, ये देख लो। सारी चीजें एकदम थोड़ी सी 3D के अंदर कलरफुल डायग्राम के रूप में भी यहां पर लेकर आए हैं। यौगिक यानी कंपाउंड्स, देखो थोड़े से कलरफुल डायग्राम के रूप में भी लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा फील हो। हाँ सर, हाँ सर, बस यही तो चाहिए था। मतलब सारा का सारा माल मटेरियल हम ही देंगे यहां पर आप लोगों को, है ना। आप लोगों ने जो भी कोर्स की फीस दी है, उसी कोर्स के फीस के अंदर हम लोग यहां पर आप लोगों को प्रिंटेड
कलरफुल पीडीएफ देंगे जिसमें आपको घर पर जाकर बस इसको पढ़ना रहेगा। इस तरीके से इस बार मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को डिजाइन किया है, थोड़े से कलरफुल तरीकों से, थोड़े से 3D तरीकों से आप लोगों को यहां पर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर ज्यादा फोकस रहेगा, सारी की सारी चीजें यहां पर आप लोगों को कलरफुल तरीके से मैं यहां पर बता दूंगा। तत्व मतलब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा, जैसे ये देखो पोटेशियम है, आयरन है, निकेल है, कार्बन है, ये अणु है। अणु मतलब परमाणुओं के मिलकर बना होता है अणु। अरे बोलो ना यार, बोलो ना यार, सिंपल सी बात है। अणु किससे मिलकर बनता है? अणु बनता है परमाणुओं के मिलने से। बोलो, ये हो गया। अब यौगिक में क्या होगा? भिन्न भिन्न आप लोगों के पास क्या होंगे? परमाणु मिलेंगे, दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में संयोजन, ये आप लोगों के पास है। ये यौगिक बन गया। जैसे देखो H2O, CO2, ये आप लोगों के पास यौगिक बन गया एकदम आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मिश्रण देख लो भाई, ये रहा मिश्रण, ये रहा मिश्रण, मिक्सचर। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मिक्सचर यानी मिश्रण, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कतई कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये सारी चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी आपको डायग्राम की हेल्प से। मिक्सचर यानी मिश्रण, क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश करो क्या लिखा हुआ है। इसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के कण होते हैं जो किसी भी अनुपात में मौजूद हो सकते हैं। मतलब भारा अनुपात आप लोगों के पास निश्चित नहीं है ना, भारा अनुपात आप लोगों के पास निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, ये आप लोगों के पास है, यहां पर देखो इस पात्र के अंदर आप लोगों के पास क्या है, जो कण है वो मिक्सचर है। देखो कोई निश्चित अनुपात नहीं है, यहां पर हरे कण ज्यादा हैं, लाल कण यहां पर कम है। इस वाले जगह पे देखोगे यहां पर लाल कण ज्यादा है, हरे कण कम है। यहां देखोगे तो लाल कण और हरे कण यहां पर बराबर है। आप देखो कोई निश्चित अनुपात नहीं है, ये भी मिक्सचर कहलाएगा, ये भी मिक्सचर कहलाएगा, ये भी आप लोगों के पास मिक्सचर कहलाएगा। देखो ये भी आप लोगों के पास मिक्सचर है, इसे मिक्सचर 1 बोल दीजिए आप। इसे यहां पर आप क्या बोलेंगे बेटा, मिक्सचर 2 बोल सकते हैं। इसे यहां पर क्या बोलेंगे बेटा, मिक्सचर 3 बोलेंगे। देखो यहां पर आप लोगों के पास हरे कण ज्यादा हैं, लाल कण कम है। यहां पर लाल कण ज्यादा है, हरे कण कम है। यहां पर आप लोगों के पास हरे कण और लाल कण दोनों यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा, बराबर है। इनकी संरचना परिवर्तनशील है, कोई फिक्स नहीं है। कोई फिक्स है क्या? अरे भाई जब भारा अनुपात ही निश्चित नहीं है तो संरचना फिक्स कहां से होगी। मिश्रण बनाने वाले शुद्ध पदार्थों को घटक या अवयव कहते हैं, यानी कंपोनेंट्स। घटक को अंग्रेजी में आप यहां पर कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, कंपोनेंट्स। बोलो भाई, इतना मामला ठीक है? हाँ जी। क्या लिखा हुआ है, मिश्रण को छानने, आशवन, वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे यहां पर ये जो हरे कण है, लाल कण है, यहां पर जो हरे कण है, लाल कण है, यहां पर जो हरे कण है, लाल कण है, इनको आप कौन कौन सी विधियों के द्वारा अलग कर सकते हो? इनको आप छनन, फिल्ट्रेशन, आसवन, डिस्टिलेशन, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन के द्वारा अलग कर सकते हो। जैसे पानी है, हवा है, चाय, दाल आदि में चीनी का घोल। एकदम आसान, कहां रखने की जरूरत है। सर सममांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? इधर देखो, देखो दोस्त, सममांगी मिश्रण रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम आपको डायग्राम की हेल्प से सारी की सारी चीजें याद करा दूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम एकदम यहां पर आप लोगों को सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखो सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी मेरे लाल। देखो क्या पॉइंट है सर, अगर मैं यहां पर बात करूं सममांगी मिश्रण यानी होमोजीनस मिक्सचर। देखो, अरे देख मेरे लाल, अरे मेरे पीले, देख ले, तेरे लिए मेहनत करिए ताकि तेरे को कम टाइम में ज्यादा याद करना पड़े।
हाँ, तेरे को लग रहा होगा सर ये तो पुरानी पीडीएफ लेकर आए हो। अरे यार, यहां मेरे यकीन वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मेरे प्रयास वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनको पता है मिशन 100 बैच है, तो मिशन 100 के अनुसार ही आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है, ताकि कम समय में आपके भेजे के अंदर ज्यादा चीजें फिट हो जाए। भाई ये बैच मिशन 100 है, तो मिशन 100 के जैसा ही कंटेंट मिलेगा ना यार। तो ये आप लोगों के लिए मेहनत करके बना रहे हैं, है ना। ये गूगल से चित्र ला रहे हैं, यहां पर आप लोगों को इस चित्रों के माध्यम से चीजों को याद करवा रहे हैं, ताकि भेजे के अंदर फिट हो जाए चीजें। तो फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ाने का अब यह है कि मैं हमेशा हर बैच के अंदर, आप नेक्स्ट ईयर अगर फिर से मिशन 100 आएगा, फिर अपडेट कर दूंगा मैं और मटेरियल, फिर और किसी तरीके से मैं चीजों को याद कराऊंगा। तो भैया हर साल अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, हमें भी, तो आपको भी हर साल अपडेट करना पड़ेगा भाई। दूसरों से यदि आगे निकलना है ना, तो दूसरों से आगे सोचो। एक चीज याद रखना, ये दुनिया एक जंगल है बेटा, ये दुनिया एक जंगल है, और जंगल में अगर आपको जीतना है तो दूसरे से मजबूत बनना पड़ेगा, दूसरे से आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इस जंगल में जी पाओगे। एक चीज याद रख लेना। और अगर आप जो नॉर्मल इंसान करते हैं वही आप लोग करोगे, तो फिर तो आप भीड़ में खो जाओगे कहीं। यह दुनिया एक जंगल है, और इस जंगल में जीतने के लिए आपको दूसरों से बेहतर करना होगा हमेशा। और बेहतर के लिए ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को गिराकर खुद आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, हमें अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो भाई सममांगी मिश्रण यानी होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, जरा देखिए। सममांगी मिश्रण यानी होमोजीनस मिक्सचर। अगर आप सममांगी मिश्रण या होमोजीनस मिक्सचर की बात करते हो, तो यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि जो घटक है यानी जो कंपोनेंट्स हैं, ये पूरी तरीके से एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं, है ना। घटकों के कण समान रूप से वितरित होते हैं, मतलब पूरे के पूरे आयतन में एकदम समान रहते हैं। जैसे देखो, ये हमारे पास एक गिलास के अंदर पानी है, इस पानी के अंदर जैसे ही मैं नींबू डालूंगा, यहां पर नमक डालूंगा, यहां पर शक्कर डालूंगा, ये घटक है, ये घटक 1 है। देखो, ये घटक 1 है, ये घटक 2 है, ये घटक 3 है ना, ये घटक 3 है, ये बेटा घटक 4 है। तो ये जब सारे कंपोनेंट आप डालोगे ना, ये सारे कंपोनेंट्स आप डालोगे और इसको मिक्स करोगे अच्छे से, ये सारे कंपोनेंट्स जब आप पानी के अंदर डालोगे, अच्छे से मिक्स करोगे, तो भाई साहब यहां पर नींबू पानी बनकर आप लोगों के पास तैयार हो जाना है। और नींबू पानी में आप पहचान नहीं पाओगे भाई शक्कर कहां है और भाई नमक कहां है, क्योंकि अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। क्योंकि यहां पर भाई साहब आप लोगों के पास क्या हो गया है, अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें मिक्स हो गई। सर विषमांगी मिश्रण की बात करता हूं मैं, देखिएगा सर, विषमांगी मिश्रण की बात करोगे, यानी हिट्रोजीनस, देखो विषमांगी मिश्रण यानी हिट्रोजीनस मिक्सचर। अब इसको कैसे समझ सकते हो आप, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो भी आप लोगों के पास उस मिश्रण के अंदर कंपोनेंट्स है, जरा समझने की कोशिश करो। विषमांगी मिश्रण को आप कैसे समझ सकते हो, एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करो कि जो भी मिक्सचर के अंदर आप लोगों के पास कंपोनेंट्स है, वो पूरी तरीके से आपस में मिक्स नहीं होंगे। जो भी आप लोगों के पास कंपोनेंट है वो पूरी तरीके से आपस में मिक्स नहीं होंगे, और भाई साहब वॉल्यूम के अंदर कहीं पर वो कम होंगे, कहीं पर ज्यादा होंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर समझो कि भाई साहब ये मसाले हैं, ये दाल है, ये नमक है, और यहां पर हम किसी पात्र के अंदर अगर इसको डालते हैं, पकाते हैं, तो दाल बन तो जाती है, लेकिन दाल में देखो ऊपर की तरफ पानी रहता है, नीचे की तरफ थोड़े से दाल के जो परमाणु होते हैं वो आप लोग पास है कि सर कुकिंग क्लास चल रही है कि केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। अरे यार ये बेसिक लेवल की चीज है ना, यहाँ यूट्यूब पर बच्चे बोलते हैं ना कि बेसिक से पढ़ाओ, जीरो से पढ़ाओ, है ना। ये जो हमारे पास जनरेशन है ना, ये बोलती है ना कि बेसिक से पढ़ाओ,
मैं तो माइनस से पढ़ा रहा हूं बेटा, माइनस से, है ना। बच्चे बोल रहे हैं कि बेसिक से पढ़ाओ, कि सर ये कुकिंग क्लास चल रही है कि केमिस्ट्री क्लास चल रही है। बच्चे बोलते नहीं बेसिक से पढ़ाओ, मैं तो माइनस से पढ़ा रहा हूं बेटा। अब इससे ज्यादा माइनस तो बेटा नहीं जा पाएंगे, फिर तो मेरे को ही लुप्त होना पड़ेगा, है ना। इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता दोस्त, है ना। इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो पाएगा, फिर तो मुझे ही लुप्त होना पड़ जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो दाल के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा पूरी तरीके से नहीं घुली होती है, कुछ ना कुछ वहां पर कण आप लोगों के पास बचे हुए रहते हैं। तो ये विषमांगी मिश्रण का कार्यक्रम हो गया। तो ये जो बेसिक लेवल की चीजें थी, आप लोगों को पता होनी चाहिए थी कि सर ये ठोस अवस्था कैसी दिखती है, द्रव अवस्था कैसी दिखती है, इसके अलावा गैस अवस्था कैसी दिखती है, ठीक है ना। प्लाज्मा से हमारा कोई लेना देना है नहीं। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर याद करा दी, एकदम बेसिक लेवल की चीज है। अब बेसिकली यहां से हमारे नीट में क्वेश्चन आना जाना है नहीं। हम लोगों के पास नीट में क्वेश्चन कहां से आना है, नीट में क्वेश्चन यहां से आएगा, यहां से आप लोगों के पास शुरुआत होगी चीजों की, ठीक है। कि भाई हम लोगों का जो चैप्टर है वो है बेटा आप लोगों के पास मोल कंसेप्ट है, ये हम लोगों के पास है। तो जो पहला वर्ड यहां पर आप लोगों के पास निकल कर आता है मोल, ये मोल क्या होता है, ये मोल क्या होता है। पहली चीज तो ये है कि भाई ये मोल है क्या। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा आप लोगों से, तो ये मोल जो होता है, जैसे आप लोग कभी बाजार गए हो और बाजार में जाते हो तो आप ऐसे बोलते हो कि भाई 1 लीटर तेल दे दे, 1 लीटर दूध दे दे, है ना, या 1 लीटर ये लिक्विड दे दे, ये द्रव दे दे, या 1 दर्जन केला दे दे, 1 किलो चावल दे दे, 1 किलो शक्कर दे दे। तो भाई आप पदार्थों को लेकर आ रहे हो, अब कितना पदार्थ आप लेकर आ रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ मात्रा लेकर आ रहे हो। अब वो मात्रा कहीं पर लीटर में आप चेक कर रहे हो, वो मात्रा कहीं पर आप किलोग्राम या ग्राम में चेक कर रहे हो, वो मात्रा कहीं पर लीटर मिलीलीटर में चेक कर रहे हो, कहीं पर वो मात्रा दर्जन में चेक कर रहे हो। तो विभिन्न पदार्थों को जब आप लेकर आ रहे हो या आपके लाइफ के अंदर उसका कुछ ना कुछ यूज हो रहा है, तो आप उनकी मात्रा का मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से बेटा जो मोल होता है, तो केमिस्ट्री के अंदर जो हम रसायन यूज करते हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री के अंदर जो हम लोग रसायन यूज करते हैं, उस रसायन की मात्रा का जो मापन करते हैं ये मोल के द्वारा किया जाता है। यानी पदार्थों की मात्रा का मापन का जो एक इकाई है वो होता है हम लोगों के पास मोल। तो मोल कुछ और नहीं है, मोल कुछ और नहीं है, पदार्थों को मापन या पदार्थों को मापने यानी मेजरमेंट, मेजरमेंट, मापन यानी मेजरमेंट। पदार्थों को मापने की इकाई यानी मेजरमेंट की इकाई है। अब ये जो आप पदार्थों को मेजरमेंट करोगे, यानी जो पदार्थों को आप मापोगे, वो क्या क्या माप सकते हो, आप पदार्थों का क्या क्या मेजरमेंट कर सकते हो। आप पदार्थ के भार का मापन कर सकते हो, पदार्थ के भार का मापन यहां पर कर सकते हैं। सर पदार्थ के आयतन का मापन कर सकते हैं। पदार्थ के भार का मापन करेंगे, पदार्थ के आयतन का मापन कर सकते हैं। सर तीसरी चीज यहां पर आप क्या कर सकते हो, पदार्थ में उपस्थित अवयवी
हो गया ये मामला, हो गया बेटा मामला ये कि पदार्थ में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या का मापन कर सकते हैं। यानी मोल के द्वारा आप कुछ नहीं करोगे, मोल के द्वारा आप पदार्थों को मापोगे, बस इतनी सी चीज है। मोल के द्वारा कुछ नहीं करोगे, मोल के द्वारा आप पदार्थों को यहां पर मापेंगे। यानी अगर मैं यहां पर लिखूं एक सिंपल सी लाइन, अगर मैं आपको लिखूं तो वो क्या होती है, जरा देखने की कोशिश करो। एक मोल में, एक मोल में निश्चित एक मोल में निश्चित संख्या में कण होते हैं। एक मोल में निश्चित संख्या में कण होते हैं जिसे आवागाद्रो संख्या या एक मोल में निश्चित संख्या में कण होते हैं जिसे आवागाद्रो संख्या यानी एवागाद्रो नंबर कहते हैं। यानी आप सिंपल सी बात बोल सकते हो कि ये जो कण है ना, निश्चित संख्या में जो कण आप लोगों ने लिखे हैं, अब ये कण आपके पास परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। ये जो मेरे दोस्त आप लोगों ने कण लिखे हैं, मेरे दोस्त इधर देखिएगा, ये जो आप लोगों ने यहां पर कण लिखा है, ये कण आप लोगों के पास क्या क्या चीजें हो सकती, देखो ये कण मेरे दोस्त आप लोगों के पास परमाणु भी हो सकते हैं, यानी एटम भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं यानी मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं। यानी एक मोल बराबर आप लोगों के पास होता है बेटा आवागाद्रो नंबर। एक मोल बराबर आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, आवागाद्रो नंबर होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के पास कि भाई एक मोल बराबर एवागाड्रो 6.23 इंटू 10⁻23। अब संख्या होती है तो संख्या की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। याद रखना मेरे बच्चे, ये क्या है, एक संख्या है। एक मोल क्या है, एक संख्या है, और संख्या क्या होती है, यूनिट लेस होती है। याद रखना ये एक संख्या है और संख्या आप लोगों के पास क्या रहेगी बेटा, यूनिट लेस रहेगी। यहां तक का मामला क्लियर है। यानी आप बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पदार्थों को मापने की यूनिट्स के बारे में बात करोगे, और जो पदार्थों की मापने की यूनिट्स के बारे में बात करोगे तो आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाई हुई हैं जिनका मापन हम लोग यहां पर करते हैं। सर कौन कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जरा देखने की कोशिश करो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट्स आप लोगों ने बना रखी है जिसे देखने की कोशिश करो। 7 मूलभूत राशियां, वैसे तो आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर ये चीजें पढ़ोगे ही सही, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, हम लोगों के पास यहां पर है ये चीजें। सर 7 मूलभूत राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, टाइम, विद्युत धारा, उष्मागति, तापमान, पदार्थ की मात्रा और चमकदार तीव्रता। ठीक है जी। सर यहां पर लंबाई को L के द्वारा दर्शाते हो, द्रव्यमान को M के द्वारा दर्शाते हो, टाइम को T के द्वारा दर्शाते हैं, विद्युत धारा को I के द्वारा दर्शाते हैं, उष्मागति के तापमान को कैपिटल T के द्वारा दर्शाते हैं, पदार्थ की मात्रा ये रही मोल, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, स्मॉल n मोल। तीव्रता को आप IV के द्वारा यहां पर दर्शाते हो। लंबाई की जो SI यूनिट होती है मीटर होती है, द्रव्यमान की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है, ठीक है, विद्युत धारा की एम्पियर होती है, तापमान केल्विन होती है, मोल की मोल ही होती है, तीव्रता की कैंडेला होती है। बोलो भाई इतनी चीज यस। सर अगर आप यहां पर देख रहे हो
कि ये चीज अगर हो गई है तो तापमान कन्वर्जन आप लोगों को आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ यूनिट्स का कन्वर्जन है जो इस चैप्टर में बार बार आप लोगों के पास यूज आएगा, ये यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स में अगर आप लोगों को ढंग से सवाल करने हैं तो यूनिट कन्वर्जन आना बेहद ज्यादा जरूरी है बेटा। यूनिट कन्वर्जन आना आप लोगों के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कुछ यूनिट कन्वर्जन, सम यूनिट कन्वर्जन, ये आप लोगों को आना चाहिए। आइए, टॉपिक है हम लोगों के पास सम यूनिट कन्वर्जन। सम यूनिट कन्वर्जन ये आप लोगों के पास यहां पर आना चाहिए। जैसे अगर मैं द्रव्यमान की यूनिट की बात करूंगा तो कुछ बेसिक लेवल की चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, या द्रव्यमान से पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं लंबाई की कुछ बेसिक यूनिट्स की, या लंबाई शब्द हटाओ, देखो 1 डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा, इसके बारे में जरा हम यहां पर देख लेते हैं। आ जाइए, (10⁻⁻1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है सर, 1 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर। ये कुछ ऐसी यूनिट कन्वर्जन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सर 1 माइक्रोमीटर, 1 1 नैनोमीटर, 1 अंगस्ट्रॉम, 1 पिकोमीटर, 1 फर्मी, इसको फैक्टोमीटर भी बोल देते हैं, फेम्टोमीटर, एक ये भी लिख लो, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। अगर आपको इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। अगर आपको इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा कर दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है, काम हो जाएगा। इनसे भी आप लोगों के पास चीजें पूछी जाएंगी, कभी कभार आप लोगों से पूछा जाएगा सेंटीमीटर क्या है ना, तो वहां पर आप लोगों को कन्वर्जन आना चाहिए ये चीजें, ठीक है जी। सर इसके अलावा 1 केजी 1000 ग्राम, जिसको आप 10⁻³ ग्राम भी लिख सकते हो, और इसका उल्टा भी लिख सकते हो भाई साहब, 1 ग्राम बराबर 10⁻³ केजी, आप उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया। सर इसके अलावा और क्या आ सकता है आप लोगों के पास, ग्राम हो गया, ठीक है, किलोग्राम हो गया। अभी बहुत टाइम है अपने पास, टेंशन मत करो, अभी बहुत टाइम है हम लोगों के पास, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है। एक लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब यहां पर आप लोगों को पास हो गया। और इसी को ही आप यहां पर क्या लिख सकते हो बेटा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इसी को ही आप यहां पर लिख सकते हो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ml, या आप लिख सकते हो 10⁻³ cc। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml इज इक्वल्स टू 1 cc। अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो, अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो ये आप लोगों को पास हो गया। हाँ, इसके अलावा यहां पर आप लोगों के पास क्या बन सकती है बेटा, सर 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में लिखोगे तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो आप, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 6 से गुणा करो, ये हो गया। ठीक, ये यूनिट कन्वर्जन आप लोगों के पास बहुत काम आएंगे बेटा, ये यूनिट कन्वर्जन बहुत काम आएंगे। ठीक है जी। सर 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर आप लोगों के पास कितना होता है बेटा, 10⁻7 अर्ग होता है। सर 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, लेकिन लगभग में हम इसको 4.2 जूल मान लेते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। सर इसके अलावा 101.325 जूल, 1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर 101.325 जूल। तो ये यूनिट कन्वर्जन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों के पास काम आएंगे, तो इनको ही ध्यान में रख लो। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट इनसे हमारा काम चल जाएगा, है ना। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों के पास ये यूनिट कन्वर्जन काम आते रहेंगे, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना बार बार। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार यूज आएंगे, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार यूज आएंगे बेटा। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार यूज आएंगे, और जब बार बार यूज आएंगे तो बेटा कर लो एक ही बार में, एक ही बार में कर लो ना। एक बार में हुई चीजें तो हुई, हो गया भाई साहब। हाँ, तापमान के द्वारा यहां पर आप देख लो, तापमान के द्वारा यहां पर क्या चीजें रहती हैं आप लोगों के पास, क्या नहीं रहती हैं। ये देखो, ये इंटर कन्वर्जन वाली चीजें हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। सर तापमान वाली अगर आप चीजें देख रहे हो तो तापमान बेसिकली आप लोगों के पास 3 प्रकार से यहां पर रहेगा। देखो, तापमान यानी टेम्परेचर जो आप देखोगे, तापमान यानी टेम्परेचर जो आप यहां पर देखने जा रहे हो, तापमान 3 तरीके से बेटा यहां पर रहेगा। एक रहेगा डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, एक रहेगा बेटा डिग्री फारेनहाइट, और एक रहेगा केल्विन। 3 प्रकार की चीजें बेटा आप लोगों को पास यहां पर देखने को मिलेगी। एक होगा डिग्री सेल्सियस, है ना, एक तो क्या होगा बेटा डिग्री सेल्सियस, एक होगा बेटा आप लोगों को पास डिग्री फारेनहाइट, और एक होगा बेटा यहां पर आप लोगों को पास केल्विन। क्या इतनी चीज देखने को मिल रही है? एक होगा बेटा डिग्री सेल्सियस, एक होगा बेटा डिग्री फारेनहाइट, और एक होगा बेटा आप लोगों के पास केल्विन, है ना। 3 तरीके से आप लोगों के सिलेबस में। इसके अलावा और भी होता है फिजिक्स के अंदर, RA भी होता है एक, है ना, एक RA भी होता है, एक R भी होता है, लेकिन हम लोगों को उतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी के लिए बात हो रही है, यहां पर पानी के लिए बात हो रही है, ये यहां पर ऊपर चढ़ जाता है, पानी के लिए बात हो रही है सिर्फ, है ना। यहां पर पानी के बॉइलिंग पॉइंट को दिखा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को दिखाया जाएगा। यहां पर किसको दिखाया जा रहा है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 0 से 100 के बीच में हम लोगों ने कर दिया। यहां पर आप लोगों को पास 273 से 373 कर दिया है, 32 से 212 कर दिया है। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास कन्वर्जन्स हैं। कैसे आप कन्वर्ट करोगे? देखो, ये लिखकर लेकर आया हूं। सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच का संबंध क्या है? ये रहा आप लोगों के पास सेल्सियस और फारेनहाइट। ये रहा भाई साहब कि सेल्सियस कैसे आएगा? 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां पर लिखूं आप लोगों से पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो कि मैंने लिख दिया कि भाई साहब 25 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदल दो। पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदल दो, तो कैसे बदलोगे आप? डिग्री फारेनहाइट यानी 9/5 इंटू 25 प्लस 32। 55 25, 9 पंजे 45 और 32 कितना हो गया? 45 और 32 हो गया बेटा 77 फारेनहाइट। 77 फारेनहाइट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ऐसे ही आप जैसे यहां पर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे बदलोगे? इधर देखो, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आप फारेनहाइट में बदलोगे कैसा आ जाएगा बेटा? 9/5 इंटू 100। 5 से 20 बार कट गया, 9 दूनी 120, 212 फारेनहाइट। समझ गए? एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां पर दूसरा तरीका है सेल्सियस और केल्विन के बीच का संबंध। सेल्सियस और केल्सियस के बीच के संबंध क्या है? ये रहा कि भाई ये केल्विन है, ये सेल्सियस है, इसमें 273। देखो यहां 273.15 लिखा हुआ है, लेकिन हम दिमाग वाले इंसान हैं, है ना, हम दिमाग वाले इंसान हैं, हम यहां पर ये चक्कर नहीं पड़ेंगे 0.15 क्या है क्या नहीं है, इनके चक्कर में हम नहीं उलझेंगे कि भाई साहब ये 0.15 यहां पर आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, इनके चक्कर में हम लोग नहीं उलझेंगे। हम 273 जोड़ेंगे, हमारा काम आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखता हूं कि भाई साहब 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए, क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? 25 प्लस 273 करेंगे हम तो, ये 0.15 लगाना ही नहीं है हमको, है ना, कैलकुलेशन को टफ नहीं करना है, अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे। 25 प्लस 273 यहां पर कितना आ जाएगा? 298 केल्विन आ गया। समझ में आ गया ना बात? समझ में आ गया? सर आप ऐसे भी लिख सकते हो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलिए, तो भाई साहब यहां पर कितना आ जाएगा? 27 प्लस 273 यानी ये आ जाएगा आप लोगों के पास 300 केल्विन। तो आप मोटा मोटा हिसाब किताब यहां पर समझ गए हो किस तरीके से बेटा आप लोगों को यहां पर कन्वर्ट करना रहेगा। बोलो भाई, समझ गए हो? तो ये बेसिक लेवल की जो चीजें हैं ये आप लोगों ने यहां पर कर ली है, कोई भी इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप लोगों ने सारी की सारी चीजें यहां पर कर ली है। अब अभी आपने यहां पर बढ़ाया था कि 1 मोल बराबर आप लोगों के पास क्या होता है? आवागाद्रो नंबर होता है। क्या ये चीज आप लोगों ने कर ली थी? बोलो हाँ। अब अगर ये चीज यहां पर कर ली थी मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए मैं आप लोगों को यहां पर कुछ और चीजें समझाता हूं। क्या क्या चीजें हैं जरा देखने की कोशिश करो। मोल शब्द का मतलब यहां पर क्या होता है मैं आप लोगों को यहां पर समझाना शुरू करता हूं। जैसे मान लीजिए यदि क्वेश्चन में ग्राम परमाणु
ग्राम अणु या ग्राम आयन आ जाए, इनका मतलब क्या होता है? कभी कभी आप लोगों को ऐसे भी समझ में आएगा, कभी कभी आप लोगों को ग्राम परमाणु एक साथ लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर। लैंग्वेज का ही खेल है, याद रखना। यदि आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आप लोगों के पास ग्राम अणु है, ये आप लोगों के पास ग्राम आयन है। ग्राम परमाणु है, ग्राम अणु है, ग्राम आयन है। सर अगर क्वेश्चन में आप लोगों को ग्राम परमाणु दिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना है क्वेश्चन वाला बात कर रहा है 1 मोल परमाणु की। अगर आपको क्वेश्चन में ग्राम परमाणु दिख जाए, आप समझ जाना कि क्वेश्चन वाला आप लोगों को 1 मोल परमाणु के बारे में बताना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन में ग्राम अणु मिल जाए तो आप समझ जाना कि मेरे दोस्त क्वेश्चन वाला आप लोगों के पास 1 मोल अणु के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं यहां पर बात करूं ग्राम आयन, अगर मैं यहां पर ग्राम आयन की बात करता हूं तो यहां पर यह पॉइंट होगा 1 मोल आयन, 1 मोल आयन। ग्राम परमाणु मतलब 1 मोल परमाणु, ग्राम अणु मतलब 1 मोल अणु, ग्राम आयन मतलब 1 मोल आयन। क्या इतनी चीज क्लियर है? ग्राम परमाणु मतलब 1 मोल परमाणु, ग्राम अणु मतलब 1 मोल अणु एंड ग्राम आयन मतलब 1 मोल आयन। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है बेटा? यस। अब यहां पर एक कंसेप्ट तो ये हो गया कि क्वेश्चन में अगर ऐसा शब्द आएगा, ऐसे वर्ड आएंगे तो इनका मतलब ये है। सर दूसरा वर्ड या दूसरा मतलब यहां पर क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जरा देखिएगा मेरे बच्चों, जरा देखिएगा। सर अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, देखिएगा। एक मोल परमाणु का भार ध्यान से देखना कंसेप्ट क्या है। देखो इसको ऐसे लिखो, देखो मैं यहां पर आप लोगों को कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। क्या है बेटा कंसेप्ट, आप लोगों के पास जरा देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहां पर लिखता हूं कुछ इस प्रकार से, एक मोल परमाणु का भार, 1 मोल परमाणु का भार आप लोगों के पास क्या होगा भाई? अभी अभी आप लोगों को पढ़ा है ना कि 1 मोल बराबर, 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23, यही होता है। देखो 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.023 गुणा 10⁻23 होता है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि भाई 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु का भार। भाई 1 मोल परमाणु मतलब 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु का भार, और इसको 6.023 गुणा 10⁻23 को मैं Na लिख सकता हूं। अरे बोलो ना यार। सर ये जो Na परमाणु का भार मैंने यहां पर आप लोगों के पास लिखा है, इस Na परमाणु के भार या 1 मोल परमाणु के भार को ही हम यहां पर ग्राम परमाणविक भार या फिर एटॉमिक वेट बोल देते हैं। इसी को ही बेटा हम यहां पर क्या लिख देते हैं? ग्राम परमाणविक भार यानी एटॉमिक वेट आप बोल देते हैं। मतलब ये सारी लाइंस का मतलब एक ही है। आप क्वेश्चन में चाहे 1 मोल परमाणु का भार बोलिए, उसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना है कि भाई साहब वहां 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणुओं की बात हो रही है, यानी 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु का भार वही होगा जो Na परमाणु का भार होगा, और इसी को ही आप लोग यहां पर ग्राम परमाणविक भार बोल देते हैं। इसी को ही बेटा आप यहां पर क्या बोल देते हैं मेरे दोस्त? ग्राम परमाणविक भार बोल देते हैं। बोलो हाँ, क्या इतनी चीज ठीक है बेटा?
क्या इतनी चीज ठीक है मेरे दोस्तों? बताइए। क्या इतनी चीज ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब अगर इतनी चीज क्लियर है तो ये मैंने कंसेप्ट बता दिया है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु का भार, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु का भार बराबर आप लोगों के पास क्या होगा, 6.023 गुणा 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु का भार। एक मोल हाइड्रोजन परमाणु का भार बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु का भार। और इतने परमाणु मतलब Na परमाणु, यहां पर आप क्या लिखोगे, Na हाइड्रोजन परमाणु का भार, और यह बराबर होगा हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट के। और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है बताइए? हाइड्रोजन का परमाणुवीय भार कितना होता है बताइए? एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, खत्म। तो आप क्वेश्चन में चाहे 1 मोल हाइड्रोजन का भार बोले, चाहे तो इतने परमाणु का भार बोले, चाहे तो Na हाइड्रोजन परमाणु का भार बोले, या हाइड्रोजन का परमाणुवीय भार बोले, आसान है। सिमिलरली मेरे दोस्त, सर इधर देखिएगा, देखो देखो जी, देखो देखो जी, देखो सर, यहां हाइड्रोजन की जगह मैं लिखकर आया हूं यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु का भार। तो यहां पर आप कर दोगे ऑक्सीजन, सर यहां पर ऑक्सीजन, कंसेप्ट एकदम सेम है, ऑक्सीजन। सर यहां पर आप लोगों के पास क्या कर दोगे, आप ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणुविक भार होता है 16 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणुविक भार कितना होता है बेटा? 16 ग्राम। बोलो इतनी चीज ठीक है? हलवा है भाई, हलवा है, आप लोगों का जलवा है। बोलो हो गया? हाँ, कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, अभी भी चैटिंग में ट्राई कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। बेटा ये विवाह सम्मेलन थोड़ी ना है कि यहीं पर सारे के सारे विवाह सम्मेलन की बातें यहीं कर लेगा भाई, ये विवाह सम्मेलन थोड़ी ना है, शादी ब्याह का ये कोई मंच थोड़ी ना है जो यहीं पर परिचय दे रहे हो है कि मेरा नाम है गोवर्धन, मैं 27 साल का हूं, पिछले 5 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूं, है ना, मेरा नाम है गोवर्धन, मैं पिछले 5 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूं, मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच, है ना, रंग है गोरा, ठीक है, ठीक है, कि घर में 500 बीघा जमीन है, 4 ट्रैक्टर हैं, 50 ठोप भैंस है ना, हाँ, और घर का इकलौता हूं, सुयोग्य कन्या चाहिए, है। ये कोई विवाह मंडप का वो थोड़ी ना चल रहा है भैया कि यहीं पर ही है। अरे अब तो 99 ही दिन बचे हैं, अब तो 100 भी दिन नहीं बचे हैं बेटा। अरे मेरे लाल, मेरे लाल, अब तो 99 ही दिन बचे हैं बेटा, अब तो 99 ही दिन बचे हैं बेटा केवल, अब तो 100 दिन भी नहीं बचे हैं। हाँ हाँ बेटा, अब तो 99 ही दिन बचे हुए हैं, अब तो 99 ही दिन बचे हुए हैं। अब तो पढ़ ले मेरे लाल,
हाँ नहीं सर नहीं पढ़ेंगे। क्या रखा है पढ़ाई में? नीट तो फिर आएगी, नीट तो हर साल आती है। ये उम्र चली गई तो फिर लौट के थोड़ी ना आएगी, नीट तो हर साल आती है मुंह उठा के। 1500 रुपए का फॉर्म भरना होता है। बहुत अमीर है सर हम, बहुत अमीर है। 1500 रुपए मुंह पे मार देंगे नीट वालों के। ले फिर आ गया तू, फिर ले, फिर आ गया तू, फिर ले। जितनी बार आएगा उतनी बार मुंह पे 1500 रुपया मारेंगे। बहुत पैसा है सर। 500 बीघा खेत है, 50 ठो भैंसा है, 4 ट्रैक्टर हैं, खेत खलियान है। हाँ खेत खलियान है। हाँ कि नीट तो हर साल आती है, ये उम्र चली जाएगी तो फिर लौट के थोड़ी ना आएगी सर। नीट तो हर साल आती है, बुढ़ापे से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है भाई, बहुत उम्दा विचार हैं आपके। बताओ, बहुत ही ज्यादा उम्दा विचार हैं बेटा। हाँ ऐसे विचार जिंदगी में पहली बार मिले हैं। बहुत ही उम्दा विचार हैं आपके और इस विचारों का हम सम्मान करते हैं। हाँ चलिए, तो मैं यहां पर क्या बता रहा था आप लोगों को, इधर देखिए भाई साहब। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो यहां नाइट्रोजन आओ, यहां पर नाइट्रोजन आओ, यहां पर नाइट्रोजन आओ, यहां पर नाइट्रोजन आए। आइए आइए बेटा, देखिए यहां पर क्या सीन है। यहां पर आप लिखेंगे नाइट्रोजन, ठीक है। हाँ जी, हाँ यहां पर भी क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन। देखो वापस कंसेप्ट वही हो गया। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का भार बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु का भार। यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? यहां पर लिखेंगे Na नाइट्रोजन परमाणु का भार, और यहां पर लिख देंगे नाइट्रोजन का परमाणुवीय भार। और नाइट्रोजन का परमाणुवीय भार होता है बेटा 14 ग्राम। रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूं सर। इसी को ही सल्फर के रूप में भी आप लिख सकते हो। इसी को ही बेटा आप सल्फर के रूप में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे देखो मैं आपको बताता हूं। एक मोल सल्फर परमाणु का भार बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23। सल्फर परमाणु का भार बराबर Na सल्फर परमाणु का भार बराबर सल्फर का परमाणुवीय भार, और अकेले सल्फर का परमाणुवीय भार होता है आप लोगों के पास 32 ग्राम। बोलो भाई, क्या ये पॉइंट हो गया है? क्या ये पॉइंट हो गया है? बोलो, क्या ये पॉइंट हो गया है? तो क्या आप लोगों को यहां पर कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि भाई अगर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इस टाइप से बोला जाए कि भाई 1 मोल परमाणु का भार बराबर, आप समझ जाएंगे 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु का भार बराबर Na परमाणु का भार बराबर आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा ग्राम परमाणुवीय भार। क्या आप इस चीज को समझ चुके हैं बेटा? बोलिए सर, इस चीज को समझ चुके हो तो यहां पर एक और कंसेप्ट आप लोगों के पास आ रहा है। आइए देखिए, एक और कंसेप्ट यहां पर आप लोगों के पास है। क्या है देखिए,
यहां पर जो आपने कंसेप्ट लिखा था ये परमाणु के रूप में लिखा था, क्या मैं इसी कंसेप्ट को बेटा आयन के रूप में लिख सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। आइए, आयन और अणु दोनों के रूप में लिख सकते हो। 1 मोल अणु का भार, 1 मोल अणु का भार। और आप सभी को पता है सर 1 मोल का मतलब क्या हो गया? सर 1 मोल का मतलब 6.023 गुणा 1023 हो गया। 1 मोल अणु का भार बराबर 6.023 गुणा 1023 अणु का भार, 6.023 गुणा 1023 अणु का भार। सर यहां पर 6.023 गुणा 1023 अणु का आप लोगों ने लिखा है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो Na अणु का भार, Na अणु का भार, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा Na अणु का भार, इसी को ही आप यहां पर लिख पाओगे ग्राम आणविक भार, ग्राम आणविक भार। यानी यहां पर आप इसको लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर आप क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर वेट। तो रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1 मोल अणु का भार बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणु का भार बराबर Na अणु का भार बराबर आप लोगों को पास हो गया बेटा ग्राम आणविक भार। क्या इतनी चीज ठीक है बेटा? क्या इतनी चीज ठीक है आप लोगों के पास? बोलो हां। क्या इतनी चीज ठीक है मेरे दोस्तों? बोलो हां। अब अगर इतनी चीज क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इधर देखने की कोशिश कीजिए। अगर इतनी चीज आप लोगों के पास क्लियर है तो यहां पर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। सर यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मोल H2O अणु का भार बराबर आप यहां पर क्या लिखोगे? 6.023 गुणा 10⁻23 H2O अणु का भार, यहां पर आप बराबर लगाकर लिख देना Na H2O अणु का भार, Na H2O अणु का भार बराबर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया? Na H2O अणु का भार बराबर आप लोगों के पास क्या आएगा बेटा? बराबर आकर यहां पर आप लोगों के पास आएगा H2O का आणविक भार। और वो आणविक भार कितना होता है बेटा? 18 ग्राम। ठीक है, पता कैसे लगा? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, मिलाकर 18 ग्राम। एकदम आसान। ये लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बोलो ये क्लियर हो गया पॉइंट भाई? ये पॉइंट क्लियर हो गया? बोल दो भाई। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो यहां पर मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं कि H2O की जगह, इधर देख सर, यहां पर H2O की जगह मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के पास दूसरा। यहां पर मैंने ले लिया है CO2 अणु, यहां पर मैंने ले लिया है CO2 अणु, यहां पर मैंने ले लिया है आप लोगों के पास CO2 अणु, यहां पर मैंने ले लिया है CO2 अणु। ये लो, एकदम आसान। 1 मोल CO2 अणु का जो भार होगा, इसका मतलब है कि 6.023 गुणा 10⁻23 CO2 अणु का भार, यानी NaCO2 अणु का भार, यानी CO2 का आणविक भार, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32, 12 + 32 44 ग्राम। एकदम आसान, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा।
सर सिमिलरली अगर मैं यहां पर इसे लिखूं आप लोगों के पास कि भाई साहब एक मोल NH3, सीधी ये लाइन ही कॉपी करो। हाँ जी, देखो सर यहां पर आप लोगों के पास है कि भाई साहब एक मोल NH3 अणु का भार, तो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास CO2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, NH3। CO2 की जगह क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, NH3। सर यहां पर इस CO2 की जगह क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास, NH3। यहां पर इस CO2 की जगह क्या आएगा मेरे दोस्त, NH3। और NH3 का आप लोगों के पास आणविक भार कितना रहने वाला है, 17 ग्राम। बोलो मामला ठीक है, एकदम क्लियर कट है, कोई दिक्कत बेटा? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों के पास होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहीं पर एक और कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहीं पर एक और कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है, जरा देखने की कोशिश करो। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के पास कि एक मोल आयन का भार बराबर, वही कंसेप्ट नहीं बदलेगा, 6.023 गुणा 10⁻23 आयन का भार, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, बराबर Na आयन का भार, Na आयन का भार, इसका मतलब आप लिख सकते हो यहां पर आयनिक भार। समझ में आ गई बात? ठीक ठीक। अब इसी में ही एक और चीज आप लोगों के पास यहां पर होती है, वो चीज भी मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, और वो होती है एक AMU क्या होता है। हम लोगों के पास एक और चीज बेटा यहां पर आप लोगों के पास होती है, और वो है एक AMU, एक AMU यानी एकीकृत AMU यानी एकीकृत द्रव्यमान इकाई। AMU यानी एकीकृत द्रव्यमान इकाई क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। AMU एकीकृत द्रव्यमान इकाई, AMU। अगर आप यहां पर AMU की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पॉइंट आप लोगों को पास क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जरा देखिए। कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम के 1/12वें भाग का भार, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम के 1/12वें भाग का भार एक AMU कहलाता है, एक AMU कहलाता है। कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम के 1/12वां भाग का भार आप लोगों के पास एक AMU कहलाता है। अब इसका मान अगर मैं आप लोगों को गणना कराऊं तो कैसे आएगा, जरा देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इसके मान की गणना करवाता हूं, क्या पॉइंट आप लोगों के पास आएगा, तो देखो C12 के एक Na परमाणु का भार,
ये है बेटा आप लोगों के पास 12 ग्राम, 12 ग्राम। अब अगर मैं यहां पर लिखूं C12 के एक परमाणु का भार, तो 12 बटा Na, 12 बाय 6 पॉइंट, इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम आ गया। अब ये एक परमाणु आ गया, एक परमाणु आ गया। अब एक बटा इसका भी 1/12वां भाग लेना है। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग का भार, तो ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 बटे में 12, ये आएगा लगभग 1.66, है ना, लगभग में, नियर बाय। कई बार 1.66 भी लिख दिया जाता है, कई बार 1.67 भी लिख दिया जाता है, तो लगभग में 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, है ना। तो यहां से आप लोगों के पास आ गया है कि एक AMU बराबर होता है बेटा 1/Na बराबर होता है बेटा 1 म्यू इज इक्वल्स टू 1 एवोग्राम, 1 एवोग्राम इज इक्वल्स टू में 1 डाल्टन, 1 डाल्टन इज इक्वल्स टू में 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। और अगर आप यहां पर किलोग्राम में लिखते हो 1.66 लिखो, 67 लिखो, कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता। 27 kg, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है, यानी बेसिक लेवल की सारी चीजें आप लोगों ने यहां पर कर ली है। अब कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे। तो आज आप लोगों ने सबसे पहले तो परिचय कर लिया है, इंट्रोडक्शन यहां पर कर लिया है, बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक यूनिट कर ली है, ठीक है। मोल कर लिया है आप लोगों ने, AMU कर लिया है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने कर ली है बेटा, ये चीजें यहां पर आप लोगों ने कर ली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस साल हमने एक नया संकल्प लिया है मिशन 100 के माध्यम से, कि जो भी हिंदी माध्यम के बच्चों को या जो भी हिंदी माध्यम को बेटा कमजोर मानते हैं, तो हमको उनको सिलेक्शन से जवाब देना है। और सिलेक्शन के लिए बेटा आपको बहुत ही ज्यादा प्रचंड मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। सिर्फ बातों से आप लोगों को जवाब नहीं देना है, आपको सिलेक्शन से जवाब देना है। आपको बातों से नहीं बेटा, आपको सिलेक्शन से जवाब देना है। तो जो लोग आपको कमजोर मानते हैं, उन्हीं को तभी आप लोग यहां पर जवाब दे पाओगे। तो आज के लिए इतना है, लेकिन जाते जाते आज आप लोगों ने जो इतना अच्छा साथ दिया है हमारी इस क्लास के अंदर, हमारी इस क्लास के अंदर जो आप लोगों ने इतना अच्छा डेकोरेशन मेंटेन किया है, इतना अच्छा डेकोरम मेंटेन किया है, तो आप लोगों की तारीफ बनती है। और 100 में से एक दिन आज हमारा कम हो गया है, तो बाकी के 99 दिन भी आपको इसी तरीके से हम लोगों के साथ जुड़ना है ना। तो बस आप लोगों की तारीफ में और एक नई शुरुआत के लिए, ताकि हम लोग इस बैच से ज्यादा सिलेक्शन लेकर आए, तो उन बच्चों के लिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, हर सुबह एक नई किरण लाती है, हर सुबह एक नई किरण लाती है। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना, हर सुबह एक नई किरण लाती है, हर दिन एक नई कहानी लेकर आती है। हर सुबह एक नई किरण लाती है, हर एक दिन नई कहानी कही जाती है। जो कभी ना रुके, जो कभी ना रुके वही असली फतह पाए, जो कभी ना रुके वही असली फतह पाए। जिंदगी हमेशा उसे ही सलाम बजाती है, जिंदगी हमेशा उसे ही सलाम बजाती है। मतलब जिंदगी में जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, अगर उन छोटी छोटी परेशानियों से हम रुकने लग जाएं, तो फिर बेटा क्या ही पहचान बनेगी हमारी। तो जिंदगी में अगर किसी को परेशानी भी है, तो परेशानियां सबके साथ हैं, डटकर सामना करेंगे आप और हम मिलकर, और आपका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।